नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये जो 25 क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में भी ये पूछे जाएंगे। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर करें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और दोस्तों और सभी क्वेश्चन का हम ऑपरेशन करते चलेंगे यानी कि एक्स्ट्रा फैक्टों के साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का पिता जो है ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, यदि हम बात करें कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से की गई थी। दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन इसकी शुरुआत की गई थी 1882 से, ठीक है। और ये जो शुरुआत है ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी, ठीक है। और इसी कारण जो है इसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों जो लॉर्ड रिपन है इसके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और वो महत्वपूर्ण कार्य आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं लॉर्ड रिपन के द्वारा, उन सभी को हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो बनारकुलर प्रेस एक्ट है इसकी समाप्ति की गई थी 1882 ईस्वी में। और जो प्रथम फैक्ट्री एक्ट है ये लागू किया गया था 1881 ईस्वी में। प्रथम नियमित जनगणना ये किसके शासनकाल में की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कब की गई थी प्रथम नियमित जनगणना, तो 1881 में की गई थी। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति या फिर हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। और जो एल्बर्ट बिल विवाद है ये कब पारित किया गया था, 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अकाल संहिता की स्थापना कब की गई थी, 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। दोस्तों यदि आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 6 जो फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यहाँ से 1 नंबर सीधा आपके एग्जाम में टपकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ में सीमा बनाती हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो काचिन की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं और ये पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के साथ में सीमा का निर्माण करती हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगम वंश का संस्थापक कौन था। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संगम वंश का जो संस्थापक था वो था हरिहर एवं बुक्का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हरिहर एवं बुक्का 2 भाई हैं, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो था इसकी स्थापना किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी अपने पिता के नाम पर, ठीक है। तो ये जनरली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे आप इसको भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लोहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों लोहार वंश इसकी स्थापना की गई थी संग्राम राज के द्वारा। किसके द्वारा, संग्राम राज के द्वारा लोहार वंश की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। दोस्तों जो वल्लभी काल है ये कहा जाता है गुप्त काल को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामगे लिहाज से कहा जाता है। ये क्वेश्चन, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखो दोस्तों, जो तवांग मठ है, ठीक है, जो तवांग मठ है इसको गलदे नामगे लिहाज से कहा जाता है, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो तवांग मठ है याद रखना यह एक बौद्ध मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तवांग मठ क्या है, एक बौद्ध मठ है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों ये जो तवांग मठ है ये विश्व का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा मठ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, भारत का सबसे बड़ा मठ यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, तवांग मठ है, ठीक है। और दोस्तों विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा मठ है
और यदि हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा मठ कौन सा है दोस्तों, ल्हासा का पोतला महल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन के टपकती है और हमारी एक विशेषता है कि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर देते हैं, क्वेश्चन को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो ताबो मठ है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में ये ताबो मठ स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति, उनका क्या नाम था, राइनहोल्ड मैसनेर उनका नाम था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे दोस्तों जर्मनी के हैं राइनहोल्ड मैसनेर और ये 1978 में पीटर हावेलेर के साथ में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तेंजिंग नोर्गे थे। ठीक है, और ये नेपाली मूल के भारतीय व्यक्ति थे, याद रखना, पहले ये नेपाल के थे, बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। ठीक है, और इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी बछेंद्री पाल और इन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट की यदि हाइट की बात की जाए तो 8850 मीटर है। ठीक है, किसी बुक में 8848 मीटर भी मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट होते हैं तो दोनों ऑप्शन आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक्चुअल में पहले इसकी हाइट जो है ये 8848 मीटर थी। ठीक है, लेकिन अभी जो इसकी हाइट मापी गई है ये 8850 मीटर नापी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो शरावती परियोजना है आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि जो शरावती परियोजना है ये किस नदी पर बनी हुई है। दोस्तों नदी का नाम भी है शरावती। ठीक है, शरावती नदी पर ही ये परियोजना बनी हुई है और ये जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों शरावती नदी जो है इसी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, उस जलप्रपात का नाम क्या है, उस जलप्रपात का नाम है जोंग जलप्रपात। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर जो जोंग जलप्रपात है दोस्तों इसको गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना ये भारत का प्रसिद्ध जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अशोक का एक शिलालेख है, उसका नाम है सहबाजगढ़ी शिलालेख। ठीक है, और इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों जो सहबाजगढ़ी है यह एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो कि पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। कहां पर, पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रखना ये जो सहबाजगढ़ी शिलालेख है इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, और दोस्तों ये जो स्थल है इसको 2004 में, कब, 2004 में यूनेस्को के द्वारा ऐतिहासिक स्थल के रूप में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन यानी कि अधिकार में नहीं था। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कामरूप है, ठीक है, ये अशोक के अधिकार में नहीं था। बाकी एक कर्नाटक का मास्की अभिलेख है, ठीक है, इस और एक गुर्जर का गुर्जरी अभिलेख है। इन दोनों अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि अशोक का जो साम्राज्य था ये कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक और गुर्जर तक फैला हुआ था और अशोक का कश्मीर पे भी अधिकार था। ठीक है, कई सारे ऐसे अभिलेख हैं जहां से पता चलता है कि अशोक का जो अधिकार है ये कश्मीर पे भी था। लेकिन जो कामरूप है, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो कामरूप है ये असम का पुराना नाम है। ठीक है, असम का पुराना नाम है, यहाँ पर अशोक का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो देखो दोस्तों जो पतंजलि हैं, ठीक है, ये भारत के प्रसिद्ध और महान व्याकरणविद थे। ये किसके समकालीन थे दोस्तों, तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
3 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग, आपको पता होना चाहिए कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों शुंग वंश जो था इसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और जो पतंजलि हैं, ठीक है, इनकी एक फेमस पुस्तक है, इस पुस्तक को भी आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि जो महाभाष्य नामक पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों महाभाष्य पुस्तक जो है ये लिखी गई है पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, जो कैमरा होता है, ये जो कैमरा होता है, इसमें जो लेंस लगा होता है, ये किस प्रकार का लेंस लगा होता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस लगा होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है कैमरे में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सर्वप्रथम भारत क्यों आए थे। तो देखो दोस्तों, जो चीनी यात्री थे, ठीक है, जो चीनी यात्री थे, इनको जो है बौद्ध धर्म में रुचि थी और बौद्ध धर्म की जानकारी जुटाने के लिए, ठीक है, और जानकारी जुटाकर पूरी जानकारी अपने देश ले जाने के लिए ये भारत आए थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2 चीनी यात्री हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक है फाहियान, ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा है हैंसांग, ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या है, पायरोडॉक्सिन जो है इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सौर विकिरण। क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। और दोस्तों ये जो सौर विकिरण है ये हमें लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में प्राप्त होती है। ये हमें किस रूप में प्राप्त होती है, तो ये हमें लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसे सूचना देना आवश्यक है। तो देखो दोस्तों, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, यदि इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाना है तो कम से कम राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि राष्ट्रपति जो हैं ये संविधान का अतिक्रमण करते हैं या फिर कोई कदाचार करते हैं और वो कदाचार सिद्ध हो जाता है, तो इनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अनुच्छेद 61 के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट से लगा दिया आंसर। तो देखो दोस्तों, जब चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ता है, तो व्यक्ति का वजन बढ़ या घट सकता है। क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में केवल चलती लिफ्ट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, केवल चलती लिफ्ट का उल्लेख किया गया है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बताई गई है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है या फिर नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो उस व्यक्ति का वजन जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति का वजन जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और यदि लिफ्ट नीचे की ओर आती है, ठीक है, यदि लिफ्ट नीचे की ओर आती है या फिर नीचे की ओर गति कर रही है तो व्यक्ति को अपना वजन जो है ये घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन अलग अलग होती हैं और दोनों कंडीशन जो हैं ये क्वेश्चन में लगाई जाती हैं, लेकिन ये मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये अभी रेलवे का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि क्वेश्चन में केवल चलती लिफ्ट का जिक्र किया गया है तो वजन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि लिफ्ट जब चलेगी तो ऊपर की ओर भी चल सकती है और नीचे की ओर भी चल सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
तो थोड़ा सा धैर्य रखें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझिए कि क्वेश्चन में पूछा गया है। एकदम से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लगाना ये अच्छी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो देखो दोस्तों, केसी नामक समाचार पत्र जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये जो केसी नामक समाचार पत्र है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो केसी नामक समाचार पत्र है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1881 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये जो अखबार है या फिर ये जो समाचार पत्र है ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? दोस्तों ये मराठी में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और देखो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा एक और समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। उस समाचार पत्र का नाम था मराठा, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मराठा समाचार पत्र है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? दोस्तों ये जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो केसरी नामक समाचार पत्र है ये बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में प्रकाशित किया था, ठीक है। और जो मराठा समाचार पत्र है ये बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था, ठीक है। ये फैक्ट हैं, छोटे छोटे से फैक्ट हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं और एक नंबर आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचयिता कौन है? दोस्तों इसके रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं, सभी को पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, तो बताएं आप दोस्तों, जो वित्त आयोग होता है इसका गठन प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के में किया गया है। और दोस्तों जो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन है इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना की गई थी। वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? तो केसी नियोगी। केसी नियोगी हैं दोस्तों, ये वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कृषि या फिर कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो देखो दोस्तों, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप कार्बनिक फार्मिंग भी कहेंगे, ठीक है। इसको जो है इको फ्रेंडली कहा जाता है। इस प्रकार की जो खेती होती है दोस्तों उसमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा गुलाब का जो उत्पादन है ये अजमेर की पुष्कर घाटियों में किया जाता है। कहाँ पर? अजमेर की पुष्कर घाटियों में किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिविल सेवा किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी? दोस्तों जो सिविल सेवा है, ठीक है, जो सिविल सेवा है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी इसमें प्रथम शिकार कौन सा रजवाड़ा हुआ था? तो सतारा हुआ था। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से कई फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति है, ठीक है, इसको विलय नीति कहा जाता है, इसको व्यपगत सिद्धांत कहा जाता है, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। डलहौजी का क्या मानना था कि जो रजवाड़े हैं, ठीक है, जो रजवाड़े की पुरानी प्रशासन पद्धति है इससे प्रजा को परेशानी होती है, ठीक है, और प्रजा की परेशानियों को दूर करने के लिए इन रजवाड़ों को कंपनी के अधीन होना चाहिए। ये तर्क किसका था? लॉर्ड डलहौजी का था। और यह एक मनमाना तर्क था और इस मनमाने तर्क को आधार बनाकर उसने सबसे पहले सतारा को, ठीक है, उसने सबसे पहले सतारा को 1848 में और जैतपुरा और संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में,
आदि आदि रजवाड़ों को कंपनी में मिला लिया था, कंपनी के अधीन कर लिया था। ठीक है, इस नीति से जो भारतीय रजवाड़े, भारतीय रियासतें थीं, उनमें तीव्र असंतोष पैदा हो गया था। ठीक है, और ये जो तीव्र असंतोष है ये कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का एक कारण बना था। 1857 की क्रांति मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है, उसके कई कारण थे। ठीक है, उनमें से, उन कारणों में से एक कारण ये भी था कि इसकी लॉर्ड डलहौजी की विलय नहीं थी, रजवाड़ों को कंपनी के अधीन कर रहा था ये। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन, ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों कहने के लिए तो हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन यदि आप देखें कि हमने फैक्ट कितने करवाए हैं, तो यदि आप फैक्टों को काउंट करेंगे तो ये 100 से ज़्यादा फैक्ट हो जाएंगे। दोस्तों थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। चंद्रयान प्रथम, भारतीय चंद्रयान मिशन किस दिन प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट जो है ये कब प्रक्षेपित किया गया था, विथ डेट के आपको बताना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना अपने दोस्तों के साथ में। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। दोस्तों समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, समस्याएं अभी ज़्यादा हैं, तो अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। घर पे रहें, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।